हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। HPSC असिस्टेंट इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसका एग्ज़ाम 8 सितंबर 2024 को हुआ था, उसका हम डिटेल सॉल्यूशन कर रहे थे। लास्ट वाले लेक्चर में हमने 20 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। इस वाले लेक्चर में हम 21 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। आपको अगर आवाज़ कम लग रही है तो आप थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हो और स्पीड भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन है तो थोड़ा डिटेल के अंदर ही देखेंगे। वही क्वेश्चन को भी करेंगे और उसके अलावा जो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको भी थोड़ा थोड़ा हम टच करने की कोशिश करेंगे। आपने अगर इसका पिछले वाला सॉल्यूशन नहीं देखा तो आप वो वाला सॉल्यूशन देख सकते हो। उसके अलावा हरियाणा के सभी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम और SSC JEE के रिलेटेड कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है SSC की भी, ESC के सॉल्यूशन की भी और हरियाणा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की भी, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो। तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द हेडलाइट साइड डिस्टेंस फॉर ए हाईवे विद द डिज़ाइन स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है 0.35। टाइम है यानी कि रिएक्शन टाइम दे रखे है आपको 2.5 सेकंड। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो जो वैली कर्व्स होती हैं उसके अंदर जो आपका व्हीकल है भाई, ये आपकी गाड़ी है, यहाँ इसकी जो बीम लगने लग रही है, तो जहाँ तक इसकी हेडलाइट यानी कि जो लाइट है वो विजिबल रहेगा, वही चीज़ वहाँ तक की चीज़ें ड्राइवर को विजिबल रहेंगी। तो हमें हेडलाइट साइड डिस्टेंस निकालना पड़ता है और ये फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ हमारी किसकी इक्वल होएगी, NS² डिवाइड बाई 1.5 प्लस 0.035S। ये कौन से वाला केस है, जब हमारी जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज़्यादा हो, तब उस वाले केस में हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, NS² डिवाइड बाई 1.5 प्लस 0.035S। इसके अंदर S क्या है, S है इसके अंदर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, N है आपका भाई डेविएशन एंगल कितना बढ़ने लग रहा है, भाई इसका कुछ स्लोप होगा या ना मान इसका कुछ स्लोप होगा, तो जो स्लोप के अंदर चेंज आ रहा है वो आपका क्या है, ये कैपिटल N है। लेकिन फॉर्मूला तो हमें ये निकालना है, वो लगाना था, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी आपको स्लोप वगैरह नहीं दे रखा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, इस वाले क्वेश्चन में हमें हेडलाइट साइड डिस्टेंस की बजाय हमने क्या निकाला, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाला। हमने क्या निकाला इस वाले क्वेश्चन में, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। वैसे तो ये वाली चीज़ें भाई क्लियरली बतानी चाहिए उन्हें कि भाई क्या निकालना है, और जो चीज़ निकालने के लिए क्या रखी है उसके रिलेटेड डाटा देना चाहिए और सही हिसाब से निकलना चाहिए। और बिना कैलकुलेटर के कायदे से बताए तो आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी नहीं निकाल सकते। और वैसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, B/T प्लस V² डिवाइड बाई 2GF। अब आपको फ्रिक्शन दे रखा है 0.35, G यानी कि ये ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कितनी होती है, 9.81। वेलोसिटी आपको दे रखी है 70 किलोमीटर पर आवर। आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। रिएक्शन टाइम आपका 2.5 सेकंड। अब इसके अंदर जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे, वैसे कैलकुलेटर होना चाहिए, बिना कैलकुलेटर के आप कैसे सॉल्व करोगे वो भगवान जाने। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, डी ऑप्शन 103.75। ये मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ भाई, 0.278 मल्टीप्लाई बाई 70 कितना आ गया भाई, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आ गई 19.46। और फिर उसके बाद B/T यानी कि 19.46 इंटू 2.5 प्लस V² डिवाइड बाई 2GF। तो आपका आंसर कितना आ जाता है 103.85। तो इस वाले क्वेश्चन को जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते तो ये आ जाता है। बाकी हेडलाइट साइड डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा वैली कर्व में हम एक चीज़ और निकालते हैं भाई, लेंथ ऑफ वैली कर्व एज पर दी कम्फर्ट कंडीशन। किसके हिसाब से, कम्फर्ट कंडीशन के हिसाब से, भाई झटका ना लगे गाड़ी के अंदर। तो उस वो वाली लेंथ किसके बराबर होती है, वो L होती है 2 टाइम NV³ डिवाइड बाई C। जो ये C है इसकी वैल्यू 0.6 लेते हैं हम, और जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 0.38 NV³ रेज टू दी पावर 1/2। तो मेंस के अंदर भाई क्या करते हैं, ये प्री में जो क्वेश्चन आए हैं उसी को एक्सटेंड करके ये मेंस के अंदर देते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। सॉल्यूशन हम डिटेल में देख रहे हैं, इस वजह से हर लेक्चर में थोड़े हमारे कम क्वेश्चन हो पाएंगे, लेकिन प्रॉपर हम सॉल्यूशन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, फॉर द फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन एज पर IRC 37/2018 विच इज़ द सॉफ्टवेयर यूज। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिज़ाइन के अंदर हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, हम IIT PO का यूज करते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर का, IIT PO।
अब बाकी मेंस के अंदर क्या कह सकते हैं, ये मेंस के अंदर आपको कंडीशन दे देंगे कि भाई एक रोड है, इतनी मेरी स्टैंडर्ड एक्सेल है और IITPO के हिसाब से डिज़ाइन करके दिखाओ। ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने पिछले साल दिया था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन देने नहीं चाहिए क्योंकि फिजिबल नहीं होता 3 घंटे के अंदर डिज़ाइन करना। भाई जो चीज़ सॉफ्टवेयर में कर रही है वो आप पेन पेपर से कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। बाकी बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिज़ाइन IITPO से करेंगे। तो 22 का हो गया डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सोयल सबग्रेड मॉडुलस इज डायरेक्टली कंप्यूटेड फ्रॉम दी। जो सोयल का सबग्रेड मॉडुलस होता है उसको हम डायरेक्टली कौन से टेस्ट की हेल्प से कंप्यूट करते हैं। तो जिस टेस्ट से हम सोयल सबग्रेड मॉडुलस निकालते हैं उस टेस्ट को हम बोलेंगे प्लेट लोड बियरिंग टेस्ट डाटा। सोयल सबग्रेड मॉडुलस जिसको हम के से डेनोट करते हैं वो किसके इक्वल होता है, P डिवाइड बाय डेल्टा। किसके इक्वल होता है, P डिवाइड बाय डेल्टा। आप प्लेट लेते हो, सर्कुलर प्लेट होती है जिसका डायमीटर होता है 75 सेंटीमीटर। उसके अलावा जो हम ये पेनिट्रेशन करते हैं, ये पेनिट्रेशन कितना करते हैं, पेनिट्रेशन हम करते हैं 0.125 सेंटीमीटर, इतना हम पेनिट्रेशन करवाएंगे। उसके अलावा हम 75 सेंटीमीटर की तो स्टैंडर्ड प्लेट लेते हैं। अगर किसी और साइज़ की प्लेट होगी तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, K1D1 इज इक्वल टू K2D2। अब D1 क्या है आपके पास, भाई पहले जब आपने टेस्ट करा तब कितना प्लेट का डायमीटर था, जब दूसरी बार टेस्ट करा तब कितना था। ये पेनिट्रेशन हम कितना लेते हैं 0.125 सेंटीमीटर। इस प्लेट की थिकनेस कितनी रहती है, इस प्लेट की थिकनेस रहती है 25 mm। तो सोयल सबग्रेड मॉडुलस टेस्ट के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने आपको बता दिए, प्लेट लोड बियरिंग टेस्ट डाटा। अगला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस फॉर ए 15 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट स्लैब हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 × 10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, K इज इक्वल टू 3 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ये K क्या है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन जो हमने अभी ऊपर देखा था। आपको रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस निकालना, 15 सेंटीमीटर की सीमेंट कंक्रीट की स्लैब है। तो जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, EH3/12K 1 - μ² रेज़ टू दी पावर 1/4। अब इस वाले क्वेश्चन को बिना कैलकुलेटर आप कैसे सोल्व कर सकते थे, इसको सोल्व करने का कोई तरीका था ही नहीं, क्वेश्चन आसान था। तो भैया एग्जामिनर कह लो या फिर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आपकी किस स्किल को चेक करना चाहती है इस टाइप के क्वेश्चन देके, तो उस पर तो कोई कमेंट नहीं रहेगा। बाकी इस क्वेश्चन को हम आपको कैलकुलेटर से सोल्व करके दिखा देते हैं। E की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁵, 3 × 10⁵ मल्टीप्लाई बाय H3। 15 सेंटीमीटर की स्लैब है यानी कि 15 का स्क्वायर हो गया 225 × 15। ये मैंने EH3 ले लिया, डिवाइड बाय 12 K की वैल्यू 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 - μ², म्यू की वैल्यू है 0.15 यानी कि 1 - 0.15 का स्क्वायर यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 0.0225। तो इसको हम कैलकुलेटर में कर लेंगे, 1 - म्यू का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये 28772। अब इसकी पावर हमें कितनी लेनी पड़ेगी, रेज़ टू दी पावर 1/4 यानी कि 0.25। कितना आ गया ये 73.23, कितना आ गया 73.239। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, 73.239 यानी कि डी ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब कितने पास ऑप्शन दे रखे हैं, अरे भाई तुम दूर ऑप्शन दे देते ना, हम इसको फिर भी सोल्व नहीं करने वाले थे, इतनी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, इतने पास आपने ऑप्शन दे दिए। तो 24 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। मान लो भाई अगर किसी पेपर में कैलकुलेटर अलाउड हो तो आप इस वाले क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, द सेपरेशन लेयर बिटवीन द PQC स्लैब एंड द DLC लेयर परफॉर्म द फंक्शन। तो जो पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट होती है यानी कि जो टॉप लेयर होती है कंक्रीट की और जो उससे नीचे वाली लेयर होती हैं उसके बीच में हम एक सेपरेशन लेयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो सेपरेशन लेयर किस चीज़ का काम करती है, इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन को कम करती है, सही बात है। इनकी रिलेटिव मूवमेंट को प्रोवाइड करती है, सही बात है। और रिफ्लेक्शन क्रैक्स को प्रिवेंट करती है।
तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। 25 का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, विच ऑफ द ग्रेडिंग टाइप यूज फॉर द बिट्यूमन इन द फील्ड। जो बिट्यूमन होता है फील्ड के अंदर हम कौन सी ग्रेडिंग का यूज करते हैं? तो हम VG10, 20, 30, 40, तो इस वाली ग्रेडिंग का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? VG का मतलब है विस्कोसिटी ग्रेडिंग। VG का मतलब क्या है? विस्कोसिटी ग्रेडिंग। VG10 किस टेम्परेचर के लिए यूज होगा? अगर टेम्परेचर 30 से कम है। 30 से 38 के लिए VG20 और 38 से 45 के लिए VG30 और 45 से ज़्यादा के लिए VG40। ये हमने क्या लिख दिया? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो फील्ड के अंदर बिट्यूमन्स के लिए हम कौन सी ग्रेडिंग यूज करते हैं? VG10, 20, 30 एंड 40। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मार्शल मेथड ऑफ द मिक्स डिज़ाइन द सिलेंड्रिकल मोल्ड यूज हैज़ द डायमेंशन। तो जो मार्शल मेथड होता है, ये मिक्स डिज़ाइन का मेथड होता है किसके लिए? बिट्यूमनस मिक्स डिज़ाइन के लिए। बिट्यूमनस मिक्स डिज़ाइन कह लो या एसफाल्ट मिक्स डिज़ाइन कह लो, यानी बिट्यूमन प्लस एग्रीगेट हो जाते हैं तो एसफाल्ट बन जाता है। जो इसके अंदर हम मोल्ड यूज करते हैं यानी कि सिलेंडर यूज करते हैं हम, उसका साइज़ क्या होता है? तो 10.16 सेंटीमीटर इसका डाया होता है एंड 6.35 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। यानी इसका डायमीटर कितना हो गया? डायमीटर तो हो गया इसका 101.6 mm, अगर mm में लिखना चाहो। और जो इसकी हाइट हो गई या लेंथ कह लो इसकी, वो कितनी हो गई? 63.5 mm। यानी कि लेंथ इसका, डायमीटर इसका ज़्यादा है, डायमीटर इसका ज़्यादा है और इसकी हाइट इसकी कम है। मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? भाई मेंस के अंदर आने के चांस हैं इस वाले के, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं मेंस में आपके कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपसे ये पूछ जाएगा थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो सकती है? क्या चीज़ पूछ सकता है आपसे? थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी। सारी चीज़ों का वजन दे देगा आपको या फिर परसेंटेज में बता देगा, भाई 20% 10 mm का एग्रीगेट है, 20% 20 mm का एग्रीगेट है, 30% बिट्यूमन है। इस टाइप से आपको सारी चीज़ें दे देगा और उन सब का स्पेसिफिक वेट दे देगा। तो थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी आप कैसे निकाल लोगे? 100 डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वाली इज इक्वल टू W1 डिवाइड बाय G1 प्लस W2 डिवाइड बाय G2 प्लस W3 डिवाइड बाय G3। ऐसे निकाल सकते हो, ईजी है बिल्कुल। फिर आती है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। बल्क वाले तो निकालनी और ज़्यादा आसान है भाई। टोटल वजन कितना है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये क्या आ गया? बल्क वाला। फिर अब पूछता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितने होंगे? तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस GM, यानी कि जो बल्क वाली है, डिवाइड बाई GT मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यानी कि थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस जो बल्क वाली है डिवाइड बाई थ्योरेटिकल। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछिएगा? भाई वॉल्यूम फील्ड विद बिट्यूमन, बिट्यूमन से फील्ड कितनी वॉल्यूम है? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? भाई वॉल्यूम ऑफ बिट्यूमन डिवाइड बाई VMA, यानी कि वॉल्यूम इन दी मिनरल एग्रीगेट। फिर पांचवी चीज़ आपसे क्या पूछ सकता है? भाई वॉल्यूम ऑफ मिनरल एग्रीगेट किसके बराबर होएगा? भाई वॉइड्स की वॉल्यूम, वॉइड्स की वॉल्यूम जैसे आपने यहाँ से निकाल ली थी प्लस वॉल्यूम ऑफ दी बिट्यूमन। फिर आपसे क्या पूछ सकता है? भाई वॉल्यूम ऑफ बिट्यूमन कितनी होगी? वॉल्यूम ऑफ बिट्यूमन कितनी होगी? भाई बिट्यूमन का जो वजन होगा डिवाइड बाय बिट्यूमन का जो भी भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो होगी। तो आप कैसे निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बिट्यूमन? जैसे एग्जांपल के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया? वॉल्यूम ऑफ बिट्यूमन। कैसे निकाल लिया? भाई 5% इसके अंदर क्या दिया हुआ? वेट ऑफ बिट्यूमन। तो 5 इंटू भाई जो भी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.345 डिवाइड बाई बिट्यूमन का जो भी भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.02। तो बिट्यूमन की वॉल्यूम आ गई। वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकाल लिए। वॉल्यूम ऑफ मिनरल एग्रीगेट क्या होगा? भाई बिट्यूमन की वॉल्यूम प्लस जो वॉइड्स की वॉल्यूम है 15.47। तो बिट्यूमन वाले वॉइड्स की वॉल्यूम कितनी होगी? तो बिट्यूमन की वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आप मार्शल मिक्स डिज़ाइन करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको सारे बता दिए। तो क्वेश्चन में तो आपसे बस डायमीटर और हाइट पूछी थी, वो चीज़ आप बता सकते थे। भाई 101.6 mm इसका डाया होता है, 6.35 सेंटीमीटर हाइट होती है। बाकी जो और क्वेश्चन बनते थे वे मैंने आपको बता ही दिए।
भाई सबसे पहले आप जी थ्योरेटिकल निकालोगे, जी बल्क वाले भी पता है आपको, या फिर इसको भी आप निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ वॉइड आप निकाल लोगे जी टी माइनस जी एम अपॉन जी टी करके। उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ बिटुमन कितनी रहेगी, भाई बिटुमन कितने परसेंटेज है, कितने परसेंटेज बिटुमन है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, जी एम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बिटुमन की डेंसिटी है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी है उससे आप डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ बिटुमन आ जाएगी। और वॉल्यूम ऑफ मैट्रिक्स एग्रीगेट वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमन। उसके अलावा परसेंटेज बिटुमन बुझेगा, परसेंटेज बिटुमन क्या लिखेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ बिटुमन अपॉन वी एम ए। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे हमने कोई टाइप इसका नहीं छोड़ा है। तो मार्शल वाले के अंदर इतना ही था, यह आपको पूरा करवा दिया है। अगला क्वेश्चन, द फॉलिंग ग्रेडियंट फॉलोड बाय ए राइजिंग ग्रेडियंट इज नोन एज ए, भाई पहले तो फॉलिंग ग्रेडियंट है फिर राइजिंग ग्रेडियंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम ग्रेडियंट। इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम ग्रेडियंट। रेलवे का क्वेश्चन है भाई, जो रेलगाड़ी है यहाँ नीचे ढलान की तरफ आ रही है, इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली और जो इसने स्पीड बढ़ाई उसकी हेल्प से ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी। पुशर ग्रेडियंट क्या होता है, पुशर ग्रेडियंट में क्या होता है, आप एक्स्ट्रा इंजन चाहिए धक्का लगाने के लिए, पुशर वाले के अंदर क्या चाहिए, एक्स्ट्रा इंजन चाहिए धक्का लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, अब फिर वहीं कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन आ गया। अब भाई बिना कैलकुलेटर के सोल्व कर नहीं सकते थे, कैलकुलेटर पेपर में अलाउड नहीं था, एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता था वो एग्जामिनर ही जाने। कर्व रेलवे ट्रैक दिया हुआ आपको जिसका रेडियस है 1750 मीटर। एक्चुअल कैंट हमने कितना प्रोवाइड किया, 50 mm, और कैंट की डेफिशिएंसी कितनी हो सकती है, 100 mm की। रेलवे के अंदर एक तो क्या होता है भाई कैंट यानी कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, और एक हम देखते हैं कितने की हम उसमें कमी कर सकते हैं, या भाई कमी कितने की हो सकती है, तो 100 mm की कमी हो सकती है। तो यहाँ पे जो ट्रेन पास करेगी उसकी 150 के हिसाब से अगर उसकी स्पीड होगी तो काम चल जाएगा, ठीक है। 150 के हिसाब से जो कैंट है कोई ट्रेन पास करेगी तो काम चल जाएगा। क्यों काम चल जाएगा भाई, अगर 100 की कमी पेशी है तो काम चल जाएगा। तो 150 में 100 गया 50, और 50 के हिसाब से हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। तो जो सुपर एलिवेशन होता है, जो क्या बोलते हैं हाईवे में हम क्या पढ़ते हैं, V² डिवाइड बाय GR। रेलवे में क्या बन जाता है, रेलवे में कैंट बन जाता है, और इसके अंदर हम इसको G से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर किस में आ जाता है, सेंटीमीटर के अंदर। हाईवे के अंदर हम परसेंटेज में पढ़ते हैं, यहाँ पे हम सेंटीमीटर के अंदर पढ़ते हैं। बाकी यूनिट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, सेंटीमीटर कह लो, mm कह लो, मीटर के अंदर कह लो। अब स्पीड कितनी दी हुई है, अच्छा स्पीड अपने को बतानी है, कितनी स्पीड होगी किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर किलोमीटर पर आवर के अंदर हम पढ़ते हैं तो क्या लिख देते हैं, 127 लिख देते हैं, यही फॉर्मूला यूज करते हैं ना। अपने को बतानी क्या है, वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, E × 127 GR डिवाइड बाय कैपिटल G। अब अपने को ये तो बता नहीं रखा भाई ब्रॉड गेज है नैरो गेज है, तो हम ब्रॉड गेज के हिसाब से सोल्व कर देते हैं इसको अभी के हिसाब से। सुपर एलिवेशन कितना, 150 mm, 150 mm यानी कि 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर यानी कि 0.15 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 127 9.1, रेडियस कितना था 1750, डिवाइड बाय 1.676। ब्रॉड गेज मान के हम इसको सोल्व करने लग रहे हैं। बाकी क्वेश्चन में हमको बता नहीं रखा ब्रॉड गेज है, नैरो गेज है, मीटर गेज है। ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी का स्क्वायर। इसका अंडर रूट लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बिना कैलकुलेटर आप इसे सोल्व नहीं कर सकते थे। मैं कैलकुलेटर में आपको इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। अच्छा, इसको हमने थोड़ी सी यूनिट के अंदर गड़बड़ कर दिया था, इस वजह से हमारा आंसर नहीं आने लग रहा था। आप इसको सिंपल क्या करना, E =
जी वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू आर। इस वाले फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करेंगे। जो 127 है उस वाले को रहने दो, पहले हम मीटर पर सेकंड के अंदर निकाल लेंगे आंसर को, और फिर इसको हम किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, 0.15 इंटू 9.81 इंटू 1750 डिवाइड बाई 1.676, उसका अंडर रूट करा 39 मीटर पर सेकंड। अब 39 मीटर पर सेकंड को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो हमारा आंसर क्या है, 141.11। इसमें एक चीज़ करना, आप इस 127 को मत लगाना, ठीक है। सारी यूनिट आप किसके अंदर लो, मीटर के अंदर या फिर मीटर पर सेकंड के अंदर। सीजीएस यूनिट के अंदर आप इसको सोल्व करो तो आपका आंसर सही आ जाएगा। वैसे जब मैंने अभी इसको कैलकुलेटर में सोल्व किया, इसका आंसर आने लग रहा है 141। नियरेस्ट कौन सा, सी ऑप्शन, 138.3 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप जो रेलवे के अंदर सुपर एलिवेशन वाले क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, द पैसेंजर कार यूनिट वैल्यू इज़ नॉट अफेक्टेड बाय। तो ये आपको पता होना चाहिए पीसीयू होती क्या है, पैसेंजर कार यूनिट। भाई सिंपल आपकी गाड़ी है उसके लिए 1 लेते हैं, मोटरसाइकिल के लिए 0.5 लेते हैं, बस के लिए लेते हैं 3 और बैलगाड़ी के लिए लेते हैं 6। तो भाई रोड के ऊपर कितना कंजेशन करवाने लग रही है, या फिर जो आपका रोड है उसको कितना डैमेज करने लग रही है, उस हिसाब से हम पैसेंजर कार यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक, भाई बाइक है, कार है, ट्रक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगी। ट्रैफिक स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक, भाई जाम लगने लग रहा है, बहुत ज़्यादा व्हीकल पास हो रहे हैं, कम व्हीकल पास हो रहे हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगी। रोडवे कैरेक्टरिस्टिक, भाई सिंगल लेन का रोड है, डबल लेन का रोड है, ट्रिपल लेन का रोड है, तो उस चीज़ के ऊपर ही डिपेंड करेगी भाई पैसेंजर कार यूनिट। इसको हम डिज़ाइन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, डिज़ाइन के लिए। अब एग्जांपल देखो, चलो ये सिंगल लेन का रोड है, गाड़ियाँ हमारी 1000 हैं, तो हम किसके लिए डिज़ाइन करेंगे, 1000 व्हीकल्स के लिए, 1000 पीसीयू के लिए। अब ये हमारा 2 लेन का रोड हो गया, 1000 ही व्हीकल हैं, तो एक लेन के ऊपर कितने व्हीकल आए, 500 व्हीकल ही आए ना एक लेन के ऊपर। तो मैं डिज़ाइन किसके लिए करना पड़ेगा, 500 के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो रोड की कैरेक्टरिस्टिक, ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक और व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर तो ये डिपेंड करता है। लेकिन पेवमेंट, भाई रोड आपने यूज किस मटेरियल का आपका रोड है, तो उस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि आपसे पूछा किससे इफेक्टेड ये नहीं होता। अगला क्वेश्चन, ए रनवे हैविंग ए लेंथ ऑफ 2100 मीटर इन द स्टैंडर्ड कंडीशन टू बी प्रोवाइडेड एट 410 मीटर अबव द मीन सी लेवल। कोई रनवे है, रनवे यानी कि हवाई पट्टी, जिसके ऊपर हवाई जहाज मतलब चल के फिर उड़ जाता है। इसकी लेंथ दे रखी है 2100 मीटर और 4 स्टैंडर्ड लेंथ है। 2100 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ कहाँ पे होती है, मीन सी लेवल के ऊपर। लेकिन आपने एयरपोर्ट बनाया कहाँ पे, 410 मीटर के ऊपर, तो करेक्शन करनी पड़ेगी। करेक्शन क्या होती है, करेक्शन लेते हैं हम 7%। करेक्शन क्या लेते हैं, 7% फॉर 300 मीटर राइज, ठीक है। तो हमारा राइज अभी कितना हो रहा है, 410 मीटर। तो 410 के लिए क्या होगा, 410 डिवाइड बाई 300 इंटू 7%, इतने की आपको करेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाई लेंथ कितनी है, 2100। इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 200। कैसे, 00 से 00 कट गई, 3 7 जा 7 7 जा 49, और 49 को आप इससे मल्टीप्लाई करो, 49 मल्टीप्लाई बाई 4.1, ये परसेंटेज है, परसेंटेज यानी कि 1/100। तो आपका आंसर कितना आ गया, 200.9। आपका आंसर कितना आ गया, 200.9। 2100 में आप 200 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2100 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 2300 मीटर। ये तो हो गई भाई एलिवेशन की करेक्शन, कितनी 7% होती है 300 मीटर के लिए। एक हमें लगानी पड़ती है टेम्परेचर के लिए। अगर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है उससे जितने डिग्री सेल्सियस भी ज़्यादा का टेम्परेचर होएगा तो हम कितनी करेक्शन लगाते हैं, 1% की। और एलिवेशन करेक्शन और टेम्परेचर इन दोनों को जोड़ के 20% से ज़्यादा की भाई हमारी करेक्शन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये 20% नहीं 35% होता है जो भाई टेम्परेचर का करेक्शन है और एलिवेशन का करेक्शन है। इनका जो कम्बिनेशन होता है 35% से
ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी बनता है, इसको याद कर लेना। और टेम्परेचर वाला करेक्शन हम कैसे निकाल लेंगे? एक तो हम निकाल लेंगे स्टैंडर्ड रेफरेंस टेम्परेचर। सी लेवल पे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस, और जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर बढ़ते जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, तो उससे हम उसको कम करते जाएंगे। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड रेफरेंस टेम्परेचर। एक होता है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, वो हम कैसे निकाल लेंगे भाई? एवरेज टेम्परेचर प्लस टेम्परेचर मैक्सिमम माइनस टेम्परेचर एवरेज डिवाइड बाय 3। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उतने परसेंटेज से हम एयरपोर्ट की लेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं। और कौन से वाले को इंक्रीज़ करते हैं? सबसे पहले हमने आपको एल दे रखी होगी, वहाँ से आपने L1 निकाल ली। L1 यानी कि एलिवेशन करेक्शन निकाल के आपने लेंथ निकाल दी। तब इस L1 के ऊपर ये टेम्परेचर वाला करेक्शन लगाएंगे, और दोनों का कॉम्बिनेशन 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कंप्लीट एयरपोर्ट मैंने आपको करवा दी है। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, इससे आगे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्नर स्ट्रेसेस इन द रिजिड पेवमेंट स्लैब यूजिंग द कैली फॉर्मूला फॉर द पेवमेंट डाटा given as P is equal to 1500, H is equal to 18 centimeter, A is equal to 15 centimeter and L is equal to 70.6 centimeter। तो रिजिड पेवमेंट यानी कि RCC की आपकी स्लैब है, उसके अंदर आपको क्या निकालना है? जो आपकी RCC की स्लैब है, जो इसमें कॉर्नर रीजन है, ये जो कॉर्नर रीजन है इसके अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप होगा वो आपको बताना है कैली फॉर्मूला के हिसाब से। तो कैली फॉर्मूला क्या बताया था? 3P डिवाइड बाय H स्क्वायर। ये तो आप होता है आपका सिंपल वाला फॉर्मूला। अब कैली ने इसको मॉडिफाई करके क्या कर दिया? ब्रैकेट में 1 माइनस A√2 डिवाइड बाय L होल की पावर 1.2। अब वैसे तो बहुत कम बच्चों को ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। और अगर जिसको याद भी होगा तो भाई बिना कैलकुलेटर के कैसे सॉल्व कर लोगे? समझ पा रहे हो ना बात को? तो एग्जामिनर आपकी कौन सी स्किल जानना चाह रहा है? तो वो तो एक पहेली टाइप से ही मान लो आप। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपकी कौन सी स्किल चेक होगी? H यानी कि भाई आपकी जो पेवमेंट उसकी थिकनेस कितनी है। A यानी कि भाई व्हील का रेडियस कितना है। L हो गया आपका भाई रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो तीनों चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी भाई, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस भी, भाई व्हील का रेडियस भी, और स्लैब की थिकनेस भी, लोड कितना लग रहा है। लेकिन जो कॉर्नर वाला रीजन होता है रिजिड पेवमेंट के अंदर, जो उसके ऊपर स्ट्रेस लगता है वो क्या होता है? 3P डिवाइड बाय H स्क्वायर 1 माइनस A√2 डिवाइड बाय L रेज टू दी पावर 1.2। तो फॉर्मूला आप याद रख सकते हो भाई। क्या पता मेंस के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ कैलकुलेटर होता है, तो वहाँ आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो आते हुए भी इस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर पाते। आप इसमें कैलकुलेटर में सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36.07। ये मैं आपको कैलकुलेटर में सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया? A√2 डिवाइड बाय L कितना आ गया? ये 0.30, ठीक है। उसके बाद हमने रेज टू दी पावर 1.2 कर दिया। A√2 डिवाइड बाय L की पावर 1.2, फिर 1 में से माइनस कर दिया, और फिर इसको क्या किया? 3P डिवाइड बाय H स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर कितना आ गया? 36.06। तो बिना कैलकुलेटर के सोल्व करना इम्पॉसिबल था। बाकी ठीक ठाक क्वेश्चन कहेंगे, फॉर्मूला रूटीन में हम नहीं पढ़ते इसको। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी लेवल ऑफ सर्विस फॉर ए रोडवे हैव बीन सजेस्टेड बाय द हाईवे कैपेसिटी मैनुअल एज वेल एज IRC। तो कितनी लेवल ऑफ सर्विस होती हैं? तो 6 लेवल ऑफ सर्विस होती हैं, जो कि हमें IRC डिफाइन करता है। लेवल ऑफ सर्विस क्या होती है भाई? क्वालिटेटिव, जो रोड का भाई आपका ट्रैफिक होता है उसको जज करने के लिए 6 लाइन ऑफ सर्विस होती हैं। लाइन ऑफ सर्विस यानी कि भाई 100% मीन फ्री वेलोसिटी पे ट्रैफिक पास करने लग रहा है, 67% मीन फ्री वेलोसिटी से ट्रैफिक पास करने लग रहा है, उस टाइप से। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो भाई 6 लाइन ऑफ सर्विस, वो लेवल ऑफ सर्विस होती है भाई। पहली लेवल ऑफ सर्विस फ्री फ्लो कंडीशन है, कोई भी गाड़ी को हम स्टॉप नहीं कर रहे, ओवरटेकिंग और भाई स्टॉपिंग के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर बी होती है भाई रीजनेबल स्पीड रहेगी, ज़्यादा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसी तरीके से C, D, E एंड F।
टेबल के अंदर देख सकते हो भाई, लाइन ऑफ सर्विस ए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है पासिंग और ओवरटेकिंग के ऊपर। बी के ऊपर स्लाइट रिस्ट्रिक्शन है। सी के अंदर हल्का और रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाता है। डी के अंदर पासिंग और ओवरटेकिंग की बहुत कम फ्रीडम है। ई के अंदर वेरी लेस फ्रीडम है। और एफ के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी कंजस्टेड फ्लो है। इतना डीप में मत जाना, ये याद रख लेना 6 लेवल ऑफ सर्विस होती है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, आपको डिज़ाइन ट्रैफिक दिया हुआ है स्टैंडर्ड एक्सेल की टर्म में, आपको बताना है कितनी स्टैंडर्ड एक्सेल है। तो फॉर्मूला आपको पता था 365A 1 + r⁻n-1 डिवाइड बाय आर। आर इसमें दे रखा है भाई, ग्रोथ की रेट है 6%, व्हीकल डैमेज फैक्टर 3.2 मल्टीप्लाई बाई व्हीकल डैमेज फैक्टर मल्टीप्लाई बाई लेन डैमेज फैक्टर, ये है 0.75। डिज़ाइन लाइफ है 20 साल, यानी एन जो है ये 20 साल। तो एक चीज़ बताओ, 1.06 ⁻20 आप सोल्व कर सकते हो? अरे भाई हम सिंपल कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, तुम 1.06 की पावर 20 कहाँ से सोल्व करवाओगे हमसे? तो क्या चेक करना चाह रहा था एग्जामिनर? और भाई इतना सियाना एग्जामिनर बन भी रहा था तो ये वाला क्वेश्चन उसने गलत भी कर दिया। ऑफिशियल आंसर की मैं आपको दिखाता हूँ, जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से इसका आंसर लिया हुआ ए, यानी कि 142.45 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल। भाई पहली बात तो हम इसको सोल्व कर ही नहीं सकते थे बिना कैलकुलेटर की, ठीक है। इंसान का दिमाग अभी इतना कैपेबल नहीं हुआ है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप वगैरह नहीं है हमारे दिमाग के अंदर। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है 365A 1 + r⁻n-1 डिवाइड बाई आर इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। वैल्यू आप इसकी पुट करते और सोल्व करते तो आपका आंसर आता 122.45। अब ऑप्शन देखिए, 122.45 किसी ऑप्शन में है? जी नहीं, पहली बात तो है ही नहीं। और अगर उसके आसपास वाला भी ले लें तो सबसे आसपास वाला कौन सा? 125। और इन्होंने ऑप्शन क्या दिया है? 142। अरे भाई हमारे पास तो कैलकुलेटर नहीं था, तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर था। कम से कम आंसर की भाई आंसर सही दे लेते। बाकी ऑब्जेक्शन मंगवाई है, और ऑब्जेक्शन इतनी मतलब महंगी है इनकी, नॉर्मल बच्चा तो ऑब्जेक्शन लगाने की मतलब सोच ही नहीं सकता। नहीं तो ऑब्जेक्शन तो कम से कम आप भाई फ्री के अंदर कर सकते हो, जब इतनी कॉस्टली आप फीस लेने लग रहे हो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की। तो उस चीज़ को भी हम इग्नोर कर देते हैं। आपको क्वेश्चन सोल्व कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया। करेक्ट आंसर इसका क्या होना? 122.45। लेकिन ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया हुआ है? ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेरा काम था भाई, अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को 1 साल बाद देख रहा है, 2 साल बाद देख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर दिया था। कोई ये ब्लेम ना लगाए कि भाई आपने ऑफिशियल वाला नहीं बताया। तो एक्चुअल आंसर ये है 122, और आंसर की में 142 दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 35 नंबर वाला, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड है, 5 मीटर की टेप से हम उसको मेजर करने लग रहे हैं, ठीक है। जब आखिरी में देखा तो टेप हमारी क्या पाई? 0.01 मीटर लंबी पाई, यानी डेल्टा एल आपका कितना हो गया? 0.01। उसकी वॉल्यूम जो आपने मेजर करी वो कितनी थी? 2.8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम मेजर करी वो कितनी पाई? 2.8 मीटर क्यूब। लेकिन असलियत में तो टेप आपकी 0.01 मीटर लंबी थी। टेप के लंबी होने का क्या मतलब है भाई? मान लो 5 मीटर की टेप है, लंबी हो गई 6 मीटर की हो गई, तो भाई आपने 6 मीटर को क्या मेजर कर दिया? 5 मीटर मेजर करके आओगे आप, ठीक है। यानी हमने वॉल्यूम कम मेजर करी है, एक्चुअल में वॉल्यूम इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। एक चीज़ तो हमें पता चल गई, एक्चुअल वॉल्यूम इससे ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी फिर हमने ऑप्शन की तरफ देखा, चारों ऑप्शन ज़्यादा थे, तो भाई एलिमिनेट तो हम कोई भी ऑप्शन नहीं कर पाए, यानी इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा अपने को। तो वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ का क्यूब। वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ का क्यूब। सिंपलिसिटी के लिए मैंने इसको करा है। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक की वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम यही होगी। लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हमने क्या कर लिया? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, आप क्या कर दो? डिफ्रेंशिएट, तो क्या आ जाएगा? dv इज इक्वल टू 3L² dl। वॉल्यूम से डिवाइड कर दो,
क्या आ गया ये 3 dl/l, यहीं आ गया ना। अब आगे क्या लिखेंगे, dB इज इक्वल टू 3 dl/l। लेंथ में कितनी गड़बड़ थी 0.05, लेंथ कितनी थी 5 मीटर की, वॉल्यूम कितनी है 2.8। तो इतना तो हम सोल्व कर ही सकते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 28 गुणा में 3 कितना होएगा 8 3 24, 3 दूनी 6 और 2। अच्छा एक चीज़ गड़बड़ हो गई इसमें, कितनी बड़ी थी टेप हमारी 0.01, या मैंने 0.05 लिख दिया था, 0.01। ठीक है, तो ये कितना होएगा, ये आपस में कटेगा नहीं, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 28 गुणा में 3 कितना होएगा 8 3 24, 3 दूनी 6 और 2 8, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 डेसिमल इधर है, 1 डेसिमल इधर है, 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 5। ये कितना आ गया 5 एकम 5 और 3 बचे 5 6 30, 8 16.8 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि 0.0168। कितना आया dV, कितना आया dV आ गया 0.0168, dV कितना आया 0.0168। तो वॉल्यूम इसकी कितनी होगी, वॉल्यूम हो जाएगी 2.8 प्लस 0.0168 यानी कि 2.8168। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 2.8168। ऑप्शन देखो आप 2.8168। तो सबसे एग्जैक्ट कौन सा मैच करने लग रहा है, सी नंबर ऑप्शन 2.8168। बाकी कोई लॉजिक है नहीं इनको ऑप्शन देने का। 2.81 ये भी वही चीज़ है, 2.81 ये भी वही चीज़ है, इसको भी अगर आप नियरेस्ट में करोगे तो वो भी वही चीज़ है। लेकिन खैर कोई नहीं, क्या चेक करना चाहता है एग्जामिनर, अगर आपको पता चले तो कमेंट में बता देना। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2.816। इसको तो बाकी हम बिना कैलकुलेटर के कर ही सकते थे सोल्व, हल्का सा लेंथी पड़ने लग रहा है लेकिन हो सकता था सोल्व। 35 का सी ऑप्शन। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। थोड़ा हमने डिटेल सॉल्यूशन करने की कोशिश करी है, इस वजह से हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन करने में। अगले लेक्चर में हम बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और आपका कोई सजेशन हो तो वो कमेंट में बता देना। थैंक यू।